नमस्कार। गांव की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। गांव की दुनिया में हम आपको हर वो छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सिरोही के पिंडवाड़ा में बनने वाले राजकीय महाविद्यालय का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया और एसडीएम हरि सिंह देवल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। यह महाविद्यालय करीब 6 करोड़ 70 लाख की लागत से बनेगा। वहीं वर्तमान में यहां करीब 500 छात्र अध्ययनरत हैं। और अब खबर जयपुर के पावटा क्षेत्र से, जहां सीएससी केंद्र पर विधायक कोष से स्वीकृत एम्बुलेंस का विधायक ने इंद्राज गुर्जर ने उद्घाटन किया। दरअसल विधायक कोष से मरीजों की सेवा के लिए 14 लाख रुपए की लागत से एम्बुलेंस खरीदी गई। इस आधुनिक सुविधा युक्त एम्बुलेंस को विधायक इंद्राज गुर्जर ने सीएससी पावटा प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को सुपुर्द किया। विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूतीकरण के लिए निरंतर कार्य जारी है। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर विराटनगर क्षेत्र में 3 एम्बुलेंस देने की घोषणा की गई थी, जिस पर क्रियान्वयन करते हुए मेड और पावटा सीएचसी पर एम्बुलेंस प्रदान कर दी गई है। जल्दी ही इस विराटनगर में भी एम्बुलेंस प्रदान कर दी जाएगी। इस दौरान समाजसेवी गोपाल अग्रवाल, भाखरी सरपंच मेहर सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एक जनप्रतिनिधि का धर्म और कर्म होता है कि वो ईमानदारी से अपने क्षेत्र की जनसेवा करे। और 2018 में विराटनगर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे आसपास के क्षेत्रों में मरीजों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सख्त आवश्यकता थी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस पर मैंने घोषणा की थी कि 3 सीएससी में तीनों में एम्बुलेंस देने का काम करेंगे। जिसमें मेड में हम दे चुके, आज पावटा में दी है, बहुत जल्दी विराटनगर में एम्बुलेंस देंगे ताकि आसपास के मरीजों को लाने ले जाने में अच्छी सुविधा हो। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बताई गई है। इसके चलते सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जयपुर के बस्सी उपखंड में सरकारी शिक्षक ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल रामपुरा वास के राजकीय विद्यालय में सरकारी आदेशों को दरकिनार कर बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, जिससे कोरोना गाइडलाइन के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इस बीच बिना मास्क स्कूल में बच्चों को बुलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद निजी शिक्षण संस्थानों ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों ने एसडीएम और सीबीईओ को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदार शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। राजपुरा वास स्कूल के अंदर विद्यालय संचालित होने की जो शिकायत प्राप्त हुई है, उसमें शिकायतकर्ता और संबंधित संस्था प्रधान दोनों को बुलवा करके मैंने और उनसे बातचीत की है। संस्था प्रधान का कहना ये था कि हम बच्चों को जो होमवर्क देते हैं उनकी सीट को इकट्ठा करने के लिए कुछ बच्चे हमारे पास आए हुए थे। क्लास संचालन संबंधी ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें। कुछ प्राइवेट स्कूल्स के संचालक भी मौके पे पहुंचे थे कि अगर राजकीय विद्यालय खुलते हैं तो उनको भी खोलने दिया जाए, तो क्या है उनका? अभी ना राजकीय स्कूल खुले हैं और ना ही प्राइवेट स्कूल खुले हैं। जो भी उच्चाधिकारियों के आदेश होंगे, राज्य सरकार का आदेश होगा, उसके अनुसार संबंधित। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में काठमांडू नेपाल निवासी प्रहलाद राय गिरैया ने अपनी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी की स्मृति में कमरा बनवाया, जिसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थानाधिकारी पूजा पूनिया ने कहा कि ऐसे भामाशाहों द्वारा पुनीत कार्य से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और कहा कि अपनों को खोने के बाद उनकी स्मृति में यह कमरे का निर्माण पुण्यात्मा की यादों को चिरस्थायी रखेगा। इस दौरान प्रधानाचार्य अलका मेहता, रामस्वरूप, ताराचंद जिंदल, पार्षद श्याम सुंदर पूनिया, नरेंद्र मीणा मौजूद रहे। अलवर के बांसुर सबलपुरा की माला की ढाणी निवासी देवेंद्र चौहान का आरएएस 2018 में चयन हो गया है। देवेंद्र चौहान ने अपने गांव के साथ साथ बांसुर क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि देवेंद्र ने 2010 में अपनी दोनों आंखें खोने के बाद भी हार नहीं मानी और मन में कुछ करने की ठान ली। देवेंद्र चौहान ने बताया कि आंखें खोने के बाद ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जिधर देखो उधर ही निराशा थी। एक दिन रेडियो सुनते सुनते एक नेत्रहीन संस्था का नंबर मिला और जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत हुई।
वहीं अंकिता चौहान और भाई नरेंद्र सिंह चौहान से किताबों की रिकॉर्डिंग करवाई और पढ़ाई में पूरा सहयोग किया। फिलहाल देवेंद्र चौहान के चयन के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। टोंक के पीपलू से 4 युवाओं का आरएएस 2018 परीक्षा में चयन हुआ है। इसमें सिसोला के विकास प्रजापत ने 9वीं रैंक हासिल की है। लांक गांव के भरतराज गुर्जर ने 35वीं और एमबीसी वर्ग में प्रथम रैंक प्राप्त की है। वहीं पीपलू के जितेंद्र चोपड़ा को 514वीं रैंक और देवपुरा के उम्मेद चौधरी को 525वीं रैंक मिली है। सफलता प्राप्त करने वाले चारों युवाओं को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जिला प्रमुख सरोज बंसल, प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी देवी जैन, पंचायत समिति पीपलू प्रधान रत्नी सत्यनारायण चंदेल ने भी शुभकामनाएं दी हैं। और अब खबर पाली के सोजत से, जहां बोरनड़ी गांव में मिट्टी रहने के बाद कुएं में फंसे नरेंद्र का शव लेने से परिजनों ने इंकार किया था। ऐसे में समझाइश के बाद प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी और मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। इधर दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों का ग्रामीणों ने आभार जताया। तो लगातार इसके ऊपर खोजबीन चल रही थी। और अब अगली खबर टोंक के मालपुरा क्षेत्र से, जहां हनी ट्रैप मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी पति पत्नी ने एक बुजुर्ग का धोखे से वीडियो क्लिपिंग बनाकर 25 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के अनुसार मालपुरा निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग ने मामला दर्ज करवाया कि उसने हनुमान जाट नामक व्यक्ति को 50,000 रुपए उधार दिलाए थे। जब वो उधारी के पैसे लेने उसके घर गया तो पति पत्नी ने मिलकर उसके अश्लील वीडियो क्लिपिंग बना लिए। इसके बाद वीडियो की एवज में 25 लाख की मांग करने लगे। पीड़ित से दोनों ने 30,000 रुपए भी ले लिए, लेकिन वे 25 लाख की डिमांड कर रहे थे। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। और अब खबर पाली के सोजत से, जहां बोरनड़ी गांव में मिट्टी ढहने के बाद कुएं में फंसे नरेंद्र का शव लेने से परिजनों ने इनकार किया था। ऐसे में समझाइश के बाद प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी और मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। इधर दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों का ग्रामीणों ने आभार जताया। सेना द्वारा है जो गत 22 जून से लगातार जो सोजत रोड थाना क्षेत्र के बोरनड़ी गांव है, जहां एक कुएं की मरम्मत करते समय एक जो 17 वर्ष का बालक है वो कुएं में मिट्टी के साथ अंदर ढह गया था और सेना द्वारा 22 दिन तक लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जिस तरह से रेस्क्यू जारी रखा और सफलता हासिल मिली है, उसी को लेकर गाँव के लोगों में कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल देखने को मिला कि वो सेना का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, उनका हौसला अफजाई कराएं, ताकि वो लोग राजस्थान की इस मरु धरती को याद रखें कि मरु धरती में स्वागत किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है, इसलिए कि हमें वो जिंदा नहीं था नरेंद्र के सिर्फ शव की तलाश थी और शव को ढूंढने के लिए जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर अंशदीप और पूरे प्रशासन के साथ सेना ने कंधे से कंधा मिलाते हुए 22 दिन बाद नरेंद्र के शव को निकाला गया है। और अब जो है जब सेना की यहाँ से विदाई हो रही है तो उनका बहुमान किया जा रहा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम का जो बहुमान करने वाले हैं वो हमारे साथ है, हम उनसे जानना चाहेंगे। कैलाश जी, किस तरह से आपके दिमाग में आया, आप भी पूरे ऑपरेशन में साथ है और आज इसका आप बहुमान कर रहे हैं? सर, मेरे को विकास अधिकारी मारवाड़ जंक्शन सम्मानित किशन सिंह जी साहब ने बताया कि आपके पास में ही बोरनदी गांव में एक हादसा हुआ है और आपके सहयोग की यहाँ आवश्यकता है। तो मैं बिना किसी भूमिका के वहाँ गया और मेरे जो गांव के मिश्रीलाल नायक थे उनके साथ बड़ागुड़ा से टीम लेकर वहाँ हमारे सरपंच साहब धन सिंह जी साहब के साथ मिलकर उस कार्यक्रम में मैंने सहयोग किया और सेना के साथ जो काम करने का मुझे पहली बार मेरे 20 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार मुझे मौका मिला। मैं अपने आप में एक अभिभूत हूँ कि मैंने ऐसा एक सराहनीय कार्य में मेरा भी उसमें कुछ हिस्सा रहा है।
आपके गांव में भी स्वागत हुआ आप? सर हमारे गांव बोरडी में भी हमने स्वागत किया था सर। मेजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है और पूरी टीम का। इतना बहुत नरेंद्र तू बोल थोड़ा, नरेंद्र से बात करें। विगत 22 जून को जो हादसा हुआ वो एक दर्दनाक घटना थी। एक नाबालिग लड़के का मतलब एक मजदूरी करते समय एक्सीडेंट हो जाना, मतलब मानवता को दर्द हर किसी को पहुंचता है। तो हम सब सरपंच जो परिवार है वो पूरा परिवार है और हमारे सरपंच साहब श्रीमान धन सिंह जी और कैलाश जी, हमारे बड़े भाई साहब कैलाश जी और इनके सानिध्य में, मेजर साहब के सानिध्य में, बीडीओ साहब के सानिध्य में, तहसीलदार जी के सानिध्य में जो काम हुआ, आज हम भी मतलब अपने आप को एक प्राउड फील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से लोगों के पास शब्द नहीं है कि सेना के लिए वो क्या शब्द का यूज करें। बाकी ये माना जा रहा है कि आज सेना और जनता के लिए भी बड़ी बात है कि आज परिवार और प्रशासन में भी सहमति बन गई है। मगर आज है सोजत की जनता कहीं ना कहीं सेना के लिए पलक पावड़े बिछाए खड़ी है। कैमरामैन लोकेश माली के साथ लक्ष्मी नारायण माली, सवराड़, सोजत। सीकर के दातारामगढ़ में नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर अशोक शेखावत ने बताया कि दातारामगढ़ थाना क्षेत्र की एक पीड़िता के परिजनों ने 11 मई को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें हरीश जाखड़ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। ऐसे में पुलिस की टीम ने खाचरियावास से आरोपी को धर दबोचा। और अब खबर अजमेर के ब्यावर से, जहां खरवा गांव में एक युवक ने बड़ी बेरहमी से अपनी बीवी और 2 मासूम बेटियों का गला रेत दिया, जिससे उसकी छोटी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी और बड़ी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान आरोपी युवक ने खुद पर भी चाकू से वार किया। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, जबकि घायल मां बेटी को गंभीर हालत में अजमेर रेफर किया गया। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के दोनारी गांव में 5 मई 2021 को 25 साल के एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला किया और 1 महीने तक उपचार के बाद उसकी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं सकी है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ मृतक के परिजनों ने नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम नहीं दे रही है। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि हत्या के आरोपी उनके परिवार को मुकदमा वापस लेने की धमकियां भी दे रहे हैं। हमको रात भर ढूंढते रहे, मिला नहीं। सुबह गैस एजेंसी वाले ने फ़ोन किया हमारे पास, तो लड़के को हम ले गए और पुलिस को हमने सूचना दी। पुलिस मौके पहुंची, पुलिस ध्यान लेके आई, बच्चे के वीडियो भी बना के लेके आई और उसके बाद हम सैपऊ उसमें हॉस्पिटल में लेके आए। सैपऊ से रेफर कर दिया जयपुर के लिए, वो धौलपुर के लिए, धौलपुर से सैपऊ के लिए रेफर कर दिया और वहाँ जाके 20-22 दिन पीछे ख़त्म हो गया बच्चा हमारा। पुलिस में कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दौसा के बांदीकुई में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस सेवा दल ने प्रदर्शन किया। नगर अध्यक्ष पीयूष झालानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। साथ ही केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाकर महंगाई कम करने की मांग भी की गई। और अब खबर सिरोही के शिवगंज क्षेत्र से, जहां राजकीय स्कूल में एनएसएस की सेविकाओं ने औषधीय पौधे लगाए, साथ ही वस्त्र, खाद्य सामग्री भी वितरित की। प्रधानाचार्य हीरा खत्री और एनएसएस प्रभारी वर्षा त्रिवेदी ने बताया कि एनएसएस की 50 सेविकाओं के जरिए पिछड़ी बस्तियों में वस्त्र वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय परिसर में औषधीय पौधे एलोवेरा, नीम गिलोय, तुलसी, कालमेघ, परिजात लगाए गए, जिसके बाद उनके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। एनएसएस योजना चलती है, उसके अंदर एक यूनिट के अंदर 50 लड़कियां जो है वो स्वयं सेविका का कार्य करती है। हमारे विद्यालय के अंदर 50 स्वयं सेविकाओं के साथ में तथा विद्यालय स्टाफ के साथ में
औषधीय पौधे लगाए गए एवं 50 सेविकाओं में 5 दल बनाए, जिसमें से प्रत्येक सेविका को 5-5 औषधीय पौधे लगे। फतेहपुर शेखावाटी में मानसून ने दस्तक दी। सीकर शहर में बारिश होने से तापमान 7 डिग्री गिर गया। तो वहीं रामगढ़ शेखावाटी में खेत में पशु चरा रही 70 वर्षीय वृद्धा पतासी देवी की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। बलारा गांव में ट्यूबवेल की मोटर और ट्रांसफार्मर जल गए। मौसम विभाग की ओर से थंडर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं फतेहपुर का रेलवे अंडरपास मुख्य सड़क से करीब 7 फीट नीचा है और इसके चारों तरफ टीले पर बस्ती बसी हुई है। इसके आसपास का सारा बरसाती पानी और टीले की मिट्टी अंडरपास में जमा हो गई। पाली के सुमेरपुर उपखंड के कई गांवों में अचानक हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं आमजन को गर्मी से राहत भी मिली। इस दौरान गलियों में तेजी से पानी बहने लगा तो भारुंदा नोवी के किसानों के चेहरे खिल उठे। साथ ही खेतों में फसलें लहला उठी। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के परीक्षा परिणाम में जयपुर के कई अभ्यर्थियों ने अपना परचम लहराया है। तो वहीं जयपुर के चक हनुतपुरा गांव निवासी और हाल ही में झोटवाड़ा की रहने वाली बेटी मोनिका सामोर ने आरएएस भर्ती परीक्षा में 11वां स्थान हासिल किया है। A1 से खास बातचीत में मोनिका सामोर ने बताया कि कोई भी काम मेहनत और लगन से किया जाए तो सफलता जरूर हासिल होती है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। मोनिका ने बताया कि उनके परिवार में पिता प्रॉपर्टी के व्यवसायी हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। तो वहीं उनका भाई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। इस दौरान मोनिका सामोर से हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने की खास बातचीत। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है और कई अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता अर्जित भी की है। जयपुर की एक बेटी हमारे साथ है, मोनिका सामोर, जिनकी आरएएस भर्ती परीक्षा में 11वां स्थान हासिल किया है। मोनिका, सबसे पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। इस चयन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी है, पर जो सफलता मिली है उसके आगे तो सब ठीक है। कितनी पढ़ाई करते थे, कितना समय निकालना पड़ता था और कितना मुश्किल था आपके लिए सफ़र? क्या आपने एक्सेप्ट किया था कि 11वीं रैंक आई? प्रयास तो पूरी तरह किया था, डेडिकेटेड रही थी मैं पूरे, और अच्छे से पढ़ाई की थी और कॉन्फिडेंस था कि हाँ अच्छी रैंक मिल जाएगी। पर अंडर 100 में आना उस समय लग रहा था कि फाइनल टाइम में कि शायद ना आ पाए या कुछ, पर फाइनली मिली है मुझे 11वीं रैंक, तो बहुत ही अच्छी बात है। पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था? कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कितना समय आपके लिए स्टडी के लिए कोचिंग की या नहीं की, इसके बारे में? कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, 2017 में मैंने वो पूरा किया और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की और कोचिंग की भी हेल्प ली। तो 10 से 12 घंटे हो जाया करते थे मेरे डेली के, और कभी ज़्यादा भी हो जाया करते थे एग्ज़ाम के टाइम पे। पढ़ाई का मटेरियल क्या क्या पढ़ते थे, कि बुक्स कौन कौन सी थी, किस तरीके से स्टडी की आपने? प्लान क्या था स्टडी प्लान ये था कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत हो गई, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी। इसके अलावा कोचिंग के नोट्स थे मेरे, वो पढ़े मैंने। NCERTs थी वो पढ़ी, राजस्थान बोर्ड की कुछ बुक्स थी वो भी मैंने पढ़ी। परिवार में कितना सपोर्ट रहा पढ़ाई के दौरान? कई तरह की पढ़ाई के दौरान समस्या भी आती, तो परिवार का किस तरीके से सपोर्ट मिला? परिवार का मेरे को पूरा सपोर्ट मिला है। कभी मतलब कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है कि मुझे वो फेस करनी पड़े, और सारे जो भी थे परिवार ने सेक्रीफाइस काफ़ी करा है। फ्रेंड्स ने भी काफ़ी साथ दिया है, रिश्तेदारों ने, मेरे मेंटर्स ने, सभी ने काफ़ी हेल्प किया। ये थी हमारे साथ में आरएएस में 11वां स्थान हासिल करने वाली मोनिका सामोर। इनका कहना है कि कोई भी काम हो अगर मेहनत से किया जाए तो जरूर सफलता हाथ लगती है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 टीवी जयपुर। बांदीकुई नगर पालिका में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईओ के कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते धर दबोचा। दरअसल संविदा कर्मी सुमित शर्मा को एसीबी ने राशन कार्ड में करेक्शन के एवज में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी प्रति राशन कार्ड 100 रुपए ई मित्र संचालकों से लेने की डिमांड करता था,
दौसा एसीबी प्रभारी राजेश सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांदीकुई में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर में मानव तस्करी विरोधी यूनिट और शास्त्री नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बचपन बचाओ आंदोलन जयपुर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। 8 नाबालिग बच्चों को चूड़ी कारखाने से मुक्त करवाया है। मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कटिहार जिले के रहने वाले हैं सभी बच्चे। पढ़ाई के बहाने सभी बच्चों को लाया गया था जयपुर। शास्त्री नगर थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी धर्मेंद्र सागर के निर्देशन में कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार जिले के रहने वाले हैं सभी बच्चे। पढ़ाई के बहाने सभी बच्चों को जयपुर लाया गया था और यहां उनको काम में झोंक दिया गया। शास्त्री नगर थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी धर्मेंद्र सागर के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। तो जयपुर में मानव तस्करी विरोधी यूनिट और शास्त्री नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बचपन बचाओ आंदोलन जयपुर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी, काम करवाया जा रहा था। पढ़ाई के बहाने बिहार के कटिहार से उनको लाया गया और यहां उनसे काम करवाया जा रहा था। इस सूचना पर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 8 नाबालिग बच्चों को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता यादवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, पढ़ाई के बहाने उनको लाया गया और यहां पर झूठ बोलकर उनको चूड़ी के कारखाने में लगा दिया गया। किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया पुलिस ने? देखिए सुधांशु, जिस तरीके से लगातार मानव तस्करी की जो संख्या लगातार देखने को मिल रही है, लगातार ऐसे केस सामने आ रहे हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम जो एनजीओ है इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन, उसकी सूचना पर शास्त्री नगर थाना पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट जो है उसकी तरफ से यहाँ पर शास्त्री नगर इलाके के अंदर एक मकान में दबिश दी गई। दबिश के दौरान देखा तो यहाँ पर बंद कमरे के अंदर एक पूरा कारखाना टाइप का चल रहा था, जिसमें बच्चों से चूड़ी बनाने का काम कराया जा रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें साफ तौर पर बताती है कि बच्चे किस कदर यहाँ पर उनसे बाल श्रमिक के तौर पर यहाँ पर ये काम करा रहे थे। सूचना के बाद शास्त्री नगर थाना पुलिस ने सभी बच्चों को मुक्त कराया। करीब 8 बच्चे हैं जो यहाँ से मुक्त कराए गए हैं और 2 लोग थे जो कारखाना संचालक थे, उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया। जेजे एक्ट के तहत यहाँ पर पूरी कार्रवाई हुई है, जो कि ये जो दोनों जो शख्स थे ये इन बच्चों को बिहार के कटिहार से यहाँ पर जयपुर लेकर के आए थे और पढ़ाई के बहाने यहाँ पर इनको मानव बाल श्रम के दंश में यहाँ पर इनको धकेल दिया। बच्चों की जो उम्र है करीब 12 साल से लेकर के और 16 साल के बीच है। इन मासूम बच्चों से जहां पढ़ाई कराई जानी चाहिए वहां पर इनसे बाल श्रम। बिल्कुल यादवेंद्र, जिस तरह से झूठ बोल के उनको लाया गया और उनको काम में झोंक दिया गया, चूड़ी के कारखाने में लगा दिया गया, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई और निश्चित तौर पर बच्चों के भविष्य को अंधेरे में झोंका जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र जो बता रहे थे कि किस तरह से बच्चों को इस काम में उलझाया गया। फिलहाल गांव की दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।